दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और कई जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब कहीं जाकर हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आजादी का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों के 250 साल की गुलामी से आजादी मिली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे बने। आखिर वो कौन था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में घुसना शुरू कर चुके थे और धीरे धीरे हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया बना दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का नाम क्यों लिया गया है। तो बता दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले हम सब एक ही थे और ये इतिहास हम सबसे जुड़ा हुआ है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत की गुलामी के लिए कोई स्पेशल डेट या साल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि 23 जून 1757 में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर पकड़ बनाने में सफल हो गए थे और उन्होंने भारत की सत्ता पर 1947 तक राज किया। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत लगभग 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। हम अपने इतिहास को थोड़ा और आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात सन 1588 की है, जब लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर भारत में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। कंपनी से जुड़े व्यापारियों ने वहाँ की रानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाजत मांगी, लेकिन शुरुआत में ही ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई क्योंकि ये कंपनी पैसा नहीं कमा पाई थी। जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा पर निकले तो अरब सागर से ही वापस लौट आए और फिर दोबारा से 1596 में पानी के जहाज लंदन से लेकर रवाना हुए, पर रास्ते में तूफान की चपेट में आ जाने से जहाज समेत सब कुछ तबाह हो गया। ऐसी असफलताओं को देखकर रानी का दिमाग खराब हो गया था और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारियों की जिद के चलते उन्होंने रानी को भी मारने का मंसूबा बना लिया और पॉलिटिशियंस की मदद देकर उन्होंने रानी को अपने रास्ते से हटा दिया। तीसरी बार 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज में मौजूद कैप्टन का नाम हॉकिंस था। यह जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंग शुरुआत में भारत में व्यापार करने की नीयत से ही आया था, इसलिए राजदूत के तौर पर उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसका विशेष स्वागत किया, साथ ही उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शायद उस वक्त जहांगीर को इस बात का इल्म न था कि जिन अंग्रेजों की वो नुमाइंदगी कर रहा है वो एक दिन इसी भारत पर शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, लेकिन भारत से जितना पैसा कमाया उतना किसी दूसरे देश से नहीं कमाया। चूँकि शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने के मकसद से आए थे, तो उन्होंने देखा कि सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश था, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जरिए काफी मुनाफा होता था। अंग्रेजों को भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उनके वजन के बराबर का सोना मिलता था। इसी कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था कि उनको सोना तोल कर रखना पड़ता था। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वो जहांगीर को इम्प्रेस कर चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे ये सब करने में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योजना में कामयाब हो गया। यही नहीं, वो जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में कामयाब हो गया था। धीरे धीरे उसने पुर्तगालियों के जहाजों को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि असल में वो चाहता था कि जल्द से जल्द पुर्तगाली भारत छोड़कर भाग जाए, जिससे वो अकेला व्यापार कर सके। उसने पुर्तगाली के जहाजों को समुद्र में डुबोना भी शुरू कर दिया था। उसी तरह दरमियान उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। इसी के साथ जहांगीर ने एक और बड़ी गलती की। उसने हॉकिंस को इजाजत दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस 1615 में एम्बेसडर बनकर भारत आया। थॉमस के बारे में एक बात और मशहूर थी कि वो कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत करीबी था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्द ही उसने अपना काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक लेटर लिखा, जिसमें वो भारत के व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए अपने एक दरबारी से लेटर पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को यह सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती और वो उस लेटर को पढ़ने के लिए उस दरबारी से ही मदद लेगा। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले उस लेटर पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह उन्हें लूटमार करने की खुली छूट मिल गई थी। अब वो जहाँ भी जाते थे वहाँ बादशाह का सिग्नेचर दिखाकर लूट मार सकते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोल लिए थे और साथ ही लूटमार भी करने लगे। अंग्रेजों की लूटमार का तरीका ऐसा होता कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा था और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने लगाने शुरू किए, एक के बाद एक, यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे यह कंपनी पूरे भारत में फैल गई। इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितनी तेजी से अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही वो
मुनाफे में ही रही। इस कंपनी ने लूटमार के साथ साथ भारत पर भी राज करना चाहा, हालांकि वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए थे। दोस्तों बता दें कि सिर्फ एक गद्दार की वजह से अंग्रेजों को ऐसा करने का मौका मिल गया था। पुराने समय में बंगाल बहुत एक बड़ा राज्य था जिसमें राजा का नाम सिराजुद्दौला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए कई छोटे छोटे मंसूबे बनाए थे, पर वो उन्हें हराने में कभी भी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। रॉबर्ट इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इतनी बड़ी सेना के सामने वो 1 घंटा टिकना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बाद भी रॉबर्ट जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। आपको बता दें कि ये युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया था। हुआ ऐसा था कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। रॉबर्ट ने मीर जाफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। जब क्लासिक का युद्ध हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध लड़े बिना ही समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सबकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया था और इस तरह मीर जाफर को सिंहासन मिल गया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। इससे आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई मीर जाफर से भरा पड़ा है जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे गद्दारों के साथ क्या सलूक करना चाहिए जिससे हम फिर दोबारा से किसी के गुलाम न बने। दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें गुलाम बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, जहांगीर का या उसके दरबारी का या मीर जाफर का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।